हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 11वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री। हर परीक्षा में जो है प्रधानमंत्री के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे जो है बड़े ध्यान से सुनना आपको। देखिए प्रधानमंत्री क्या है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनुच्छेद की, कि अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 के अंदर इतना ही दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जो उनका मुखिया होगा वो होगा प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 जो है उसमें प्रधानमंत्री के विषय में पूछा गया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 के अंदर दिया हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। मतलब क्या है कि जो है प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे, ठीक है। और जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। भारत के अंदर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन की देन है, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर भी ऐसे ही है। इसमें क्या है कि एक वास्तविक मुखिया होता है प्रधानमंत्री और एक नाम मात्र का मुखिया होता है जो क्या है, राष्ट्रपति। मतलब पावर सारी किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन वो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। तो कैसे बनाएगा, लोकसभा में निर्वाचित बहुमत दल का नेता, जो लोकसभा के चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल का बहुमत आता है उस दल के नेता को वो शपथ दिलवाता है। अब बहुमत कैसे आता है, देखिए लोकसभा की 543 सीटें होती हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 271 आ गया, ठीक है, प्लस में 1, अब कितना आया, 272। यानी जिस भी राजनीतिक दल को 272 सीटें प्राप्त हो जाए उस दल के मुखिया को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। मतलब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। एक बात और होती है कि मैंने आपको ऊपर करवाया कि लोकसभा में निर्वाचित बहुमत दल का नेता, क्या ये जरूरी है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, नहीं, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। अब आप कहोगे जी राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो है इंदिरा गांधी जी थी, वो क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी जो प्रधानमंत्री बनी। मनमोहन जी थे, ठीक है, वो भी जो है राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या लोकसभा को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति सब विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाए या वो अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे या लोकसभा को पूर्ण बहुमत ही प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने सब विवेक क्या है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से श्री गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया था, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के वेतन की। प्रधानमंत्री का वेतन जो है अन्य सांसदों के समान ही होता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जो भत्ते जुड़ जाते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का वेतन है 2,80,000 रुपये। अब आती है बात की वेतन निर्धारित कौन करता है, तो ये वेतन संसद के अंदर सांसद स्वयं ही बैठकर अपना वेतन निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ की। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर देता है तो उसको जो है शपथ भी वही दिलवाता है। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल वैसे अधिकतम होता है 5 वर्ष, लेकिन अगर बीच में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या बहुमत टूट जाए तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री की
आयु की, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कैसे होनी चाहिए कि जब भी कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है तो किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कितनी होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा का है तो 30 वर्ष। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री में कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, और अगर ना हो तो 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, भारत का नागरिक हो और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, सबसे पहले तो है कि प्रधानमंत्री क्या है, वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। उसके कार्यों की सूची प्रधानमंत्री बनाता है। उसकी तिथि जो है प्रधानमंत्री घोषित करता है। मतलब बैठकों से संबंधित सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री करता है। तीसरा है मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके बारे में सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। ठीक है। विभागों का बंटवारा, जितने भी विभाग है, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन किस पद के योग्य है, वो सभी जो है प्रधानमंत्री करता है। 5वां पॉइंट है मंत्रियों के पद का निर्णय। मतलब जो व्यक्ति चुने जाते हैं मंत्री परिषद के अंदर, उन व्यक्तियों में उनके पद का निर्णय भी प्रधानमंत्री करता है। 6ठे नंबर पे आता है किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। मतलब प्रधानमंत्री को पावर है कि वो किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अगर उसे लगे कि मंत्री सही रूप से कार्य नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या कार्य एवं शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की जो भी सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और राष्ट्रपति द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है, यानी बीच में कड़ी का कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी देता है। राष्ट्रपति किसी भी विषय से प्रधानमंत्री से जो है सूचना मांग सकता है, देश के बारे में, विदेश के बारे में, या हथियारों के बारे में, या सेना के बारे में, वो सभी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तीसरा है नियुक्तियों में सलाह। सभी प्रकार की जो नियुक्तियां हैं ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। नियुक्तियां कौन कौन सी है, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और चुनाव आयुक्त। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद के फैसलों को राष्ट्रपति को बताते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद फैसले लेते हैं, जो भी कानून है, नीतियाँ, जो भी फैसले लेते हैं, उन फैसलों को राष्ट्रपति को जो है बताते हैं प्रधानमंत्री जी। तो अब आगे करते हैं प्रधानमंत्री की संसद से संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहला है लोकसभा का विघटन की सलाह। जब प्रधानमंत्री को लगता है कि लोकसभा उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है और उसे भंग करना है, तो इसकी जो सलाह है वो राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री देता है। दूसरा है संसद सत्र के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श। आप सभी को पता है कि संसद की जो बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, कौन से अधिवेशन की, प्रथम अधिवेशन की, तो इसके बारे में जो परामर्श है वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। तीसरा है जनता के सवालों का जवाब संसद में। कई बार ऐसा होता है कि जनता में कुछ सवालों को लेकर रोष होता है, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए जो है प्रधानमंत्री स्वयं संसद में आते हैं और जनता को जो है उन सवालों का जवाब देते हैं। उसके बाद आता है संसद पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा। संसद में जाके जो है प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं और घोषणा करते हैं और उनको लागू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो काफ़ी आयोगों के अंदर जो है अध्यक्ष हैं। कौन कौन से हैं, नीति आयोग। नीति आयोग जो है 2014 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, इनके भी प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष हैं। अंतर्जातीय और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इनके भी ये अध्यक्ष हैं। तो कई बार अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो आप यहाँ से उनका उत्तर दे सकते हैं। प्रधानमंत्री सभी राज्यों में नीतिगत ढांचे को बनाए रखने के लिए समन्वय, संरक्षक और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को क्या करना पड़ता है, सभी राज्यों को बराबर वितरण करना पड़ता है
और उनके वहाँ पे बराबर की नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। तो उन नीतियों के लिए वो क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उनमें बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी के विशेष कार्य। सबसे पहला है मुद्रा को बंद करना। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीछे नोटबंदी की थी। ऐसे कार्य कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। नोटों में बदलाव करना हो, किसी मुद्रा को बंद करना हो आदि संबंधित कार्य प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में आते हैं। विदेश नीति के पथ प्रदर्शक, मतलब विदेश नीति किससे करनी है, क्या समझौते करने हैं, उन सभी को कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। परमाणु प्राधिकरण, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे जो कार्य हैं वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। मतलब कौन कौन से हथियार बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, उन सभी के जो प्रमुख हैं वो है प्रधानमंत्री जी। उसके बाद आता है सर्जिकल स्ट्राइक। आपने देखा पुलवामा जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या करवाई थी, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी। तो ऐसे ऐसे फैसले कौन ले सकता है, प्रधानमंत्री जी ले सकते हैं। उसके बाद है रक्षा बलों के वास्तविक मुखिया। हमारे देश में क्या है कि रक्षा बलों के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। वैसे तो क्या है कि नाम तो अध्यक्ष का, अगर हम कहें तीनों सेनाओं का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन वास्तव में उनके मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। आप सभी को परिचित होंगे पाकिस्तान से, वहाँ पे जो है सेना को कुछ अलग से शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वहाँ बार बार तख्ता पलट होते आपने देखा है। तो ऐसा भारत में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है मुखिया इनका कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के महत्वपूर्ण फैसले। देश के अंदर जो रक्षा है, उसकी सुरक्षा है, उससे संबंधित जितने भी फैसले हैं वो सभी कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री जी लेते हैं। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व। आपने कभी भी यूएनओ में या आसियान में जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन पर राष्ट्रपति जी को भाषण देते हुए नहीं देखा होगा। वहाँ का जो प्रतिनिधित्व है वो देश के नाम पे कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री को संघ और प्रशासन से संबंधित कार्यों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है। मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री संघ यानी देश से संबंधित और प्रशासन से संबंधित जानकारियां जो है समय समय पर राष्ट्रपति को देंगे। ये अनुच्छेद 78 के अंदर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और करवाते हैं 91वां संवैधानिक संशोधन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस संशोधन से पहले क्या होता था कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं आता था वो दूसरे दलों को लालच देता था कि आप हमारे में आ जाइए, हम आपको मंत्री का जो है पद देंगे। इससे बहुत सारे लोगों में क्या होता था, शक्तियों का वितरण हो जाता था और सरकार पर बहुत पैसा खर्च होता था। इन सब को रोकने के लिए 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका सिर्फ 15% ही क्या होंगे, मंत्री परिषद में आएंगे। इस प्रकार जो है एक तरीके से जो है बैन लगा दिया गया ज्यादा मंत्रियों के ऊपर। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आप, प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो किसका रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ये जो है 1952 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, आप सभी परिचित हैं इससे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए तो क्या है, चौधरी चरण सिंह। आप सभी इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिसने अपने चरण कभी भी लोकसभा में नहीं रखे वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री, मतलब जिसने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया था उसको प्राप्त करने में जो असफल हुए वो हैं विश्वनाथ प्रताप जी। तो इसको याद करने में है कि ये यहाँ से आप वी और यहाँ भी वी, तो इसको याद आसानी से कर सकते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। अब आगे आता है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं निर्वाचित। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित कौन होता है, लोकसभा के सदस्य है। और जिस भी लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उनका जो अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद है भारत के पद संविधान द्वारा गठित होते हैं, मतलब ये संविधान में लिखित है क्या, प्रधानमंत्री का पद।
भारत में प्रधानमंत्री कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि प्रधानमंत्री एक बार बन सकता है, कोई व्यक्ति 2 बार बन सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में बार बार आता है बहुमत के साथ, उसके जो है अध्यक्ष हैं वो कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दी गई है। पीवी नरसिंह राव नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ मैंने बताया था कि अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। तो जो पीवी नरसिंह राव थे वो जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पद पर रहते हुए किन किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये 3 प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।